बसपा के डिक्लाइन के पीछे, बसपा के जो स्तर है वो नीचे आने के पीछे कई और अन्य कारण है, लेकिन परिवारवाद भी एक कारण है। बीएसपी एक आंदोलन मूवमेंट मिशन के नाते खड़ी हुई, हम सब उसी की पैदाइश, और इसलिए कांशीराम साहब ने उसके कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे तय किए थे। उसमें वो एक दायरा था कि हमारे परिवार का कोई आगे नहीं आएगा। जिस तरह से मराठा आंदोलनों के माध्यम से सरकार के समर्थन से, क्योंकि जो जालना में दिखा था वो सरकार का समर्थन ही दिखा रहा था, उस माध्यम से हमें ओबीसी के प्रमाण पत्र चाहिए, जाति सर्टिफिकेट चाहिए, सरकार देगी भी तो वो मराठा समुदाय की एक तरह से उनको गुमराह करने का मामला हो जाएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडिटी कमेटी के सामने टिकेंगे नहीं। अच्छा। उसकी वैलिडिटी नहीं होगी और उस सर्टिफिकेट के आधार पर ना कोई आरक्षण मिल सकता है। आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में बीआरएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा देश के जाने माने विचारक, लेखक, साहित्यिक अभ्यासक डॉक्टर सुरेश माने सर है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 370 पे हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ जो महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मुद्दा है मराठा वर्सेस ओबीसी आरक्षण का, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ ही जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने जिस तरह से आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मराठा आरक्षण पर काफी मंथन हो रहा है, चर्चाएं हो रही है, मोर्चे निकल रहे हैं। सदन में भी 2 दिन की चर्चा हुई मराठा आरक्षण के संदर्भ में। धनगर आरक्षण की बात है, धनगर कहते हैं कि हमें एसटी में आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी कहता है कि हमारे रिजर्वेशन में से उनके रिजर्वेशन मत दीजिए। तो बड़ा पैमाने पे जो है एक घमासान मचा हुआ है महाराष्ट्र में। तो मराठा आरक्षण इसके पहले कोर्ट ने ऑलरेडी रिजेक्ट किया है। इसके बावजूद भी जिस तरह की कमेटियां बनाई गई, जजेस की कमेटी बनाई, कुछ जजेस को भी शामिल किया गया, उसमें कितना रिलेवेंट है ये? एक तो वर्तमान समय में महाराष्ट्र में जो आरक्षण का बवाल खड़ा किया है, ये सरकार प्रायोजित है। राइट। सरकार की मदद के बिना इतने समुदाय एक साथ आरक्षण की मांग को लेकर रास्ते पे नहीं आ सकते। या एक तो ये सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है या सरकार की कमजोरी का परिणाम है। लेकिन पहला जो है कि सरकार प्रायोजित ज्यादा नजर आता है, इसलिए नजर आता है कि जब मराठा आरक्षण की कुछ आंदोलनों ने शुरुआत हुई थी, तो इसके पहले भी कई बार हो चुका है। उन्होंने कोशिश की है, लगभग 9 कमीशन ने वो मांग को रिजेक्ट किया है। एक कमीशन छोड़ दे गायकवाड़ का, लेकिन गायकवाड़ कमीशन को भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। हाई कोर्ट में वो ठीक था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है। और जब सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने मराठा आरक्षण को नकार दिया है, तो आपके पास चारा क्या बनता है? वो जजमेंट को ओवररूल करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए। केंद्र सरकार ये नहीं कर रही है, नहीं कर सकती। और केंद्र सरकार ये न करने के बजाय महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे की सरकार मराठा आरक्षण को हवा देकर ये मराठा वोट बैंक पॉलिटिक्स का जो हिस्सा है, जो ज्यादा कांग्रेस, राष्ट्रवादी या एंटी बीजेपी के पास है, उसको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश में लगी है। वो एक हिस्सा है। दूसरी बात, मराठा आंदोलनकर्ता की जो मांग है कि हमें ओबीसी कोटे से आरक्षण मिलना चाहिए या कुणबी कोटे से, वो कितनी जायज है उसका सीधा जवाब है ना करके। अच्छा। औरंगाबाद हाईकोर्ट के 2002 के 2003 के 2 जजमेंट है। ये महाराष्ट्र का बॉम्बे हाईकोर्ट का औरंगाबाद बेंच, उसमें जगन्नाथ होले नाम की एक केस है, 2 केसेस के जजमेंट है। उसमें कहा है कि मराठा अलग है, कुणबी अलग है। अच्छा। आप बोलने में कुछ भी कहिए, मराठा कुणबी, कुणबी मराठा, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कुणबी अलग है और मराठा अलग है। ये एक मसला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मराठा किसी मामले में बैकवर्ड नहीं है, इसलिए आरक्षण के लिए पात्र नहीं है। लेकिन जिस तरह से मराठा आंदोलनों के माध्यम से सरकार के समर्थन से, क्योंकि जो जालना में दिखा था वो सरकार का समर्थन ही दिखा रहा था, उस माध्यम से हमें ओबीसी के प्रमाण पत्र चाहिए, जाति सर्टिफिकेट चाहिए, सरकार देगी भी तो वो मराठा समुदाय की एक तरह से उनको गुमराह करने का मामला हो जाएगा, क्योंकि ये सर्टिफिकेट कास्ट वैलिडिटी कमेटी के सामने टिकेंगे नहीं। अच्छा। उसकी वैलिडिटी नहीं होगी और उस सर्टिफिकेट के आधार पर ना कोई आरक्षण मिल सकता है।
लेकिन इसके पीछे का जो डाव है कि मराठा सभी क्षेत्रों में है, उनको एक तो ईबीसी का भी आरक्षण मिलता है, हाँ, यस, पॉलिटिकल क्षेत्रों में है, सोशल फील्ड में है, जमीन के मामले में है, सारे मामले में है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बैकवर्ड नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके पीछे कुछ समुदाय की, कुछ लोगों की यह मंशा होंगी कि इसी बहाने मराठा समुदाय को पॉलिटिकल आरक्षण का हिस्सा मिले, क्योंकि ओबीसी का आरक्षण आ गया, महिला का आरक्षण आ गया, इसलिए मराठों की जो हिस्सेदारी है वो कम होती है, तो उसको बरकरार रखना है तो फिर आरक्षित वाले वर्ग में या प्रवर्ग में शामिल हो जाए ताकि हमें वो आरक्षण का फायदा मिले। ये एक लंबी चौड़ी उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन कानून के दायरे में वो ज़्यादा टिकेगी नहीं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटिशन हियरिंग की है, उसका जजमेंट आना बाकी है। लगभग क्यूरेटिव कमीशन पिटिशन में 2% गुंजाइश नहीं होती निर्णय बदलने का, ओके, 2% नहीं होती। तो क्यूरेटिव पिटिशन का समझ लो वो सीधा सीधा खिलाफ जाएगा। रही धनगर समुदाय की बात, तो धनगर समुदाय की बात नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब जो होता है सेंटर के लेवल पे, इसने कई बार रिजेक्ट किया है। अच्छा, केंद्र ने महाराष्ट्र का प्रपोजल धनगढ़ या धनगर ये कई बार रिजेक्ट किया है। राइट। इसलिए धनगर का एसटी समुदाय के लिए जो आरक्षण के लिए मांग आती है, मोर्चा आती है, तो वो भी कानून के दायरे में सही नहीं है, क्योंकि धनगर और धनगर ये दो अलग अलग जातियां हैं, और ट्राइबल की जो ओट जातियां होती है उसमें धनगर ये एक जाति है, और धनगर एक अलग जाति है। इसलिए धनगर ओबीसी है, और धनगर को महाराष्ट्र में आरक्षण है ना, एसटी का नहीं तो नोमैडिक ट्राइब का 3.5% है। ओके, इसलिए उनको सेपरेट आरक्षण होने के बावजूद आदिवासी के आरक्षण में घुसखोरी करने का मतलब है कि आदिवासी का पॉलिटिकल आरक्षण भी धनगर समुदाय को मिले। तो मराठा और धनगर ये दोनों भी पॉलिटिकल हिस्सेदारी के लिए ज्यादा हाथ पैर मार रहे हैं, ऐसा मुझे तो लगता है, और ये एक राजनीति का हिस्सा है। बिल्कुल एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन वहां तक दूसरी बात जो है कि मुस्लिम रिजर्वेशन पे भी बात आती है, तो मुस्लिम आरक्षण पे चर्चा नहीं होती। कोई मुस्लिम विधायक होते हैं वही थोड़ा बहुत अपना जोर लगाते हैं, लेकिन सरकार इसके खिलाफ क्यों? इससे पहले 5% रिजर्वेशन दिया भी था। यही तो है कि 2014 में जब सरकार ने मराठा आरक्षण और मुस्लिम का शिक्षा का आरक्षण ये दोनों ऑर्डिनेंस साथ में लाए थे, उसमें मराठा ऑर्डिनेंस खत्म हुआ था, यस, और मुस्लिम आरक्षण का ऑर्डिनेंस सही माना था। सही बात है। नौकरी में नहीं तो शिक्षा में कम से कम माना था, यस। लेकिन मुस्लिम समुदाय की उस तरह से कोई मांग करने वाला ठोस समर्थन नहीं है, डिमांड रखने वाले लोग नहीं। इक्का दुक्का हमारे दोस्त जैसे अबू आसिम आजमी वगैरह ऐसे दो आमदार छोड़ दे तो बड़े पैमाने पे उनकी कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं। और मुस्लिम समुदाय में भी आपस में अंतर्गत कॉन्ट्रडिक्शन है, विरोध है। कुछ मुस्लिम समुदाय के तबके नहीं चाहते कि वो आरक्षण मिले, क्योंकि हम इस्लाम में जाति नहीं मानते, इसलिए आरक्षण क्यों माने, इस तरह के उनके अंतर विरोध है। इसलिए मुस्लिम की आरक्षण के लिए मूवमेंट नहीं बनती है, एक सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनता। और वर्तमान सरकार तो बीजेपी के दायरे में चल रही है, तो पूरे देश में जब बीजेपी मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करने में लगी है, जैसे तेलंगाना में उन्होंने वादा किया था चुनाव के समय में कि अगर हम सत्ता में आते तो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म होगा, तो महाराष्ट्र में भी मुस्लिम के आरक्षण के लिए ये वर्तमान सरकार कोई पहल करेगी, ऐसा कोई माहौल अभी तक तो नहीं है। बिल्कुल। आर्टिकल 370 पे जिस तरह का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से आया है, तो इस पर काफी विवाद भी हुआ है, काफी लोगों ने इस पर निराशा जताई है। प्रकाश अंबेडकर का भी स्टेटमेंट आया था कि ये जजमेंट जो है ये अप टू द मार्क नहीं है, और जिस तरह का जजमेंट आया है इस माध्यम से ऐसा भी लगता है कि शायद बहुत ज्यादा पावर केंद्र को देने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की है। आप कैसा विश्लेषण करते हैं जजमेंट का? सबसे पहले आर्टिकल 370 के बारे में जो केंद्र सरकार ने रवैया अपनाया उसको लेकर कई याचिकाएं दायर थी। 4 साल का पीरियड गया, उसमें लद्दाख एक अलग क्षेत्र बनाया गया। अब सवाल ये है कि जब 4 साल के बाद ऐसे मामले की जब सुनवाई होती है तो सुप्रीम कोर्ट के पास कितना स्कोप रहता है कि वो पुरानी हालत को बहाल करे, क्योंकि 4 साल में सरकार कई मीलों आगे चल होती है, कई घटनाएं होती है, और उसको रिवाइज करना
ये कोर्ट के बस की बात नहीं है। ये कोर्ट की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है। राइट। और इस हालत में 5 जजों के जजमेंट ने जो जजमेंट दिया उसमें वो थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर का मुद्दा लाया, फेडरलिज्म को लेकर। और अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरलिज्म है, हाँ। वो फेडरलिज्म भी कोई ज़्यादा स्टेट को पावर नहीं देता है, राइट। वो सेंटर को ही पावर देता है। राइट। और उसी के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें जो पावर के अधिकार है उसमें जो एक मुद्दा था कि ये जो एब्रोगेशन ऑफ 370 को लेकर जो भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू किए थे वो इमरजेंसी पीरियड में इशू किए थे। राइट। क्योंकि वहाँ एक इमरजेंसी थी। हाँ। और वहाँ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन नहीं था। राइट। क्योंकि वो सस्पेंड होती है जब इमरजेंसी होती है। तो ऐसे पीरियड में एक बड़ा कदम उठाना कितना संयुक्तिक होगा? क्या वो स्टेट के राइट का हनन नहीं है क्या? इस तरह की दलील माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने रखी थी। लेकिन वही मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता है, खास करके जो बम्बई का जजमेंट आया था इसके पहले 77 का है, कि फेडरल ढांचे में अपने सेंटर को ज़्यादा पावर है, उसका शेयर बड़ा है। और ऐसे हालत में जब इमरजेंसी पावर इन्वोक केंद्र सरकार द्वारा की गई है तो उस वक्त स्टेट के ज़्यादा ओपिनियन को ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को समझकर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है। और इसलिए मैं कहता हूँ संक्षिप्त में कि इससे ज़्यादा और कुछ सुप्रीम कोर्ट दे ही नहीं सकता था। इसलिए यही जजमेंट आपके सामने। इतने कहा कि इलेक्शन को आपको जल्दी करना है। हाँ, ये एक दो एलिमेंट है जो कि लद्दाख का एक प्रोविंस वो अपना अलग बनाना है। फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने चुनाव समय के मुताबिक सितंबर 2024 के पहले लेने हैं। तो ये मर्यादा है इस स्टेट को फिर रिस्टोर करने के लिए। क्योंकि सुनवाई के दरमियान सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा भी था केंद्र सरकार को कि भाई आप स्टेट को कब रिस्टोर कर रहे हो? क्योंकि आपको ओवरराइडिंग पावर तो है सेंटर के नाते, लेकिन स्टेट का भी एक अपना अस्तित्व है। और इसीलिए स्टेट को रिस्टोरेशन प्रक्रिया के लिए तुरंत चुनाव करवाना जरूरी है। इसलिए इलेक्शन कमीशन को वो दिशा निर्देश दिए। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कर ही नहीं सकता। ओके। एक इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट है अभी का वर्तमान में, क्योंकि हम आंदोलन से आते हैं और आपने बीएसपी के आंदोलन में अपना बहुत बड़ा समय दिया है, बहुत अपने आपको तपिश की है, आपने बहुत सारा वक्त आपने अनेक प्रदेशों में बिताया है और बीएसपी के संगठन को मजबूत करने में आपका बहुत अहम योगदान भी रहा है। लेकिन जिस तरह से बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने 4 राज्यों के चुनाव के बाद जो ऑल इंडिया की मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आकाश आनंद उनके उत्तराधिकारी हो गए। और इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि शायद मेरे फैमिली से कोई होगा नहीं, लेकिन बाद में उनका मन बदल गया। कई तरह के कमेंट्स मुझे मिले। एक कमेंट काफ़ी दिलचस्प था, उसमें ये लिखा था कि अगर कांशीराम साहब ने अपने परिवार के किसी व्यक्ति को अगर उत्तराधिकारी बनाया होता तो क्या मायावती उत्तराधिकारी हो पाती बीएसपी की? आप कैसे सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये घटनाक्रम से बड़े 2-3 सबक है। एक तो इसका मतलब अब नेशनल पॉलिटिक्स में स्वयं मायावती ने इंडिकेट किया कि मेरा कोई फैक्टर रिलेवेंट नहीं होगा, उनका इंडिविजुअल पर्सनालिटी का। क्योंकि लखनऊ की मीटिंग में उन्होंने अपने आप को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को सीमित किया है। उन्होंने कहा है। और उनके जो भी नए पॉलिटिकल वारिस है उनको उन दोनों स्टेटों के बाहर काम करने के लिए कहा। अब ठीक है, फैसला उनका है, लेकिन परिणाम देखने चाहिए। एक बात वो है कि कांशीराम जी ने जब मायावती को वारिस बनाया तो बीएसपी कहा थी और मायावती कहा थी, दोनों अपनी ऊंचाई पे थे, इसलिए थोड़ा बहुत तो चल पाए। आज के हालत में जब मायावती ने अपने भतीजे को, भाई के लड़के को, परिवार के सदस्य को जब वारिस बनाया है तो बीएसपी कहा है, और वो जिसको बनाया वो लड़के की भी पॉलिटिकल हैसियत क्या है? ये दो सवाल है। तीसरी बात, कांशीराम साहब ने जब मायावती को पॉलिटिकल हेयर बनाया तब बीएसपी नेशनल पॉलिटिक्स में सेंटर स्टेज पे थी। आज बीएसपी कहाँ है? एमएलए कहाँ है? एमपी कहाँ है? 2024 में कहाँ होंगे? कोई क्लैरिटी नहीं है। डिक्लाइन एंड डिक्लाइन एंड डिक्लाइन। दूसरी बात यह है कि बीएसपी एक आंदोलन मूवमेंट मिशन के नाते खड़ी हुई, हम सब उसी की पैदाइश है।
और इसलिए कांशीराम साहब ने उसके कुछ मोरल कोड ऑफ कंडक्ट के दायरे तय किए थे। उसमें वो एक दायरा था कि हमारे परिवार का कोई आगे नहीं आएगा। जैसे अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन ने मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लाया था कि 2 बार एक आदमी प्रेसिडेंट बनेगा, तीसरी बार तो अमेरिका के संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि तीसरी बार नहीं बनेगा, लेकिन अमेरिका के लोगों ने उसको कन्वेंशन माना, एक मोरल कोड ऑफ कंडक्ट माना। उसी तरह बसपा में मोरल कोड ऑफ कंडक्ट था कि किसी तरह का परिवारवाद को कोई बढ़ावा नहीं देगा। लेकिन बसपा के डिक्लाइन के पीछे, बसपा के जो स्तर है वो नीचे आने के पीछे कई और अन्य कारण है, लेकिन परिवारवाद भी एक कारण है। और इस परिवारवाद के कारण ही मायावती ने अलग अलग जाति समुदाय बहुजन समाज के नेता प्रतिनिधि जो तैयार हुए थे उनको धीरे धीरे किनारे करके बीएसपी को, जो एक मूवमेंट थी, एक मिशन थी जो बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व राजनीति में करती थी, उसको एक परिवार तक सीमित कर दिया। और उसके साथ जब इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी इसका जब मामला आता है तो कोई भी नेता अपने आप को बचाने के चक्कर में लगता है, अपने प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में लगता है। महाराष्ट्र में भी हम देख रहे, चाहे अजित पवार हो, छगन भुजबल हो, ये आज जो बीजेपी के शरण में है वो अपने आप को और अपने प्रॉपर्टी को बचाने के चक्कर में बिल्कुल वो उनके पास शरण में है। मायावती के ऊपर भी वही एक फैक्टर काम करता है, और इसीलिए और किसी को बनाने के बजाय ये सब अपने ही दायरे में रहे। और वैसे बसपा की नेशनल प्रॉपर्टी बड़ी है, क्योंकि दिल्ली में ही कितने सरदार पटेल हाउस जैसे बड़े बड़े सदन है, तो वो एक नेशनल प्रॉपर्टी है। तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर और पार्टी के ऊपर अपना ही कब्जा रहना चाहिए। इसलिए कोई अनुभव नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, ऐसे नए लड़के के हाथ में पार्टी की पाउडर देना, इसका मतलब बहुजन समाज के एक अंतिम फेज की वो डिक्लेरेशन करने वाली बात है। भले वो उत्तर प्रदेश में थोड़े समय के लिए चलते रहेंगे, जैसे महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी चली, वैसे बसपा उत्तर प्रदेश में चलती रहेगी। ये बहुत ही विडंबना है, क्योंकि जिस बहुजन आंदोलन को इस लेवल पे लाया था आप सब लोगों ने मिलकर घनश्याम साहब के साथ में, आज जो हमारे सामने ही टूटता हुआ नजर आ रहा है, ये बहुत ही विडंबना की बात है। बहरहाल अभी जो देश का नेशनल पर्सपेक्टिव बन रहा है, सिनारियो बन रहा है, 4 स्टेट में जो इलेक्शन में उसमें 3 में बीजेपी ने सत्ता हासिल की, 1 में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, लेकिन वोटों के अंदर से देखा जाए तो एमपी छोड़ दे तो बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं था। तो 2024 के चुनाव के लिए किस तरह से इंडिया गठबंधन ने काम करना चाहिए, क्योंकि इंडिया गठबंधन बना तो था लेकिन बाद में उसकी मीटिंग्स नहीं हुई, बाद में काफ़ी गैप भी आया, तो काफ़ी प्रेशर भी है। क्या लगता है कि किस तरह कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, और किस तरह से, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने एक ट्राइबल व्यक्ति को सीएम बनाया, वहाँ एक ओबीसी को सीएम बना के एक मैसेज दिया, राम मंदिर का ग्रैंड ओपनिंग होने वाला है, ऐसे में विपक्ष के सामने चुनौतियां बहुत है, कैसे आगे आएंगे? मिसमैनेजमेंट ऑफ इंडिया एक जिम्मेदार फैक्टर है, और इसमें कांग्रेस पार्टी नेशनल लेवल पे कमजोर साबित होती है। मुझे पता नहीं है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी चाहते होंगे, कोशिश भी करते होंगे, लेकिन उनके जो प्रदेश के सूबेदार है, प्रदेशों के जो नेता है, वो जमीन पे ये बड़े कोएलिशन को इम्प्लीमेंट नहीं होने दे रहे हैं। महाराष्ट्र में भी वही परिणाम हमने 2019 में भी महसूस किया है, वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में भी सामने आया, राजस्थान में भी सामने आया। देखो, बीजेपी जिस तरह से एक पूरा चुनाव जीतने का एक कामयाब फॉर्मूला लेकर आती है, उसी तरह एक अल्टरनेट कामयाब फॉर्मूला लेकर कांग्रेस को आना चाहिए। इसलिए कि कांग्रेस के पास आज भी देश की बड़ी वोट बैंक है, बड़ी वोट बैंक है। लेकिन वोट बैंक होने के बावजूद आज कांग्रेस के पास स्टेट कितने बचे? तो उत्तर में पंजाब और साउथ में तेलंगाना। अब ये दोनों स्टेट के एमपी कितने होते हैं अगर काउंट करें? कर्नाटक, हाँ हिमाचल एक है, तो 2 नॉर्थ में है, 2 साउथ में है, ये बहुत छोटे छोटे स्टेट बचे हैं। फिर भी कांग्रेस पार्टी की जड़ी देश के कोने कोने में है, ग्रास रूट में वर्कर है, लेकिन उसका सही मायने में इस्तेमाल करने में कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप, स्टेट की मैनेजमेंट बहुत कम पड़ रही है। इसी का परिणाम है कि अच्छे कोएलिशन नहीं बनते हैं। चुनाव जीतने वाले जो समीकरण बनने चाहिए वो बनने की बजाय बिगाड़ देते हैं।
और बिगड़ने के परिणाम हमें मध्य प्रदेश राजस्थान में देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ में देखने को वहाँ मिला। थोड़े बहुत कोएलिशन ठीक ठाक से किए होते राइट। तो बीजेपी को रोका जा सकता था। लेकिन यही बुनियादी सवाल है कि कांग्रेस के प्रदेश के नेताओं के दिलो दिमाग में सचमुच ये इच्छा है क्या कि बीजेपी को रोकना चाहिए। ये बातें तो जरूर करते हैं कि बीजेपी को रोकना चाहिए, संविधान के लिए खतरा है, प्रजातंत्र के लिए खतरा है, ये सब बातें तो करते हैं। लेकिन जब वक्त आता है एक बड़ा चुनाव का विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने का, तब कांग्रेस के नेता लोग एक रोड़ा बनकर सामने आते। और इसी का परिणाम है कि बॉम्बे की इंडिया के मीटिंग के बाद इंडिया की जल्दी मीटिंग नहीं हुई, और जब आगे होगी तो कई जो रीजनल दूसरी पार्टियां हैं उनका सामना करना कांग्रेस के लिए एक चुनौती होगा। इस हालत में कांग्रेस किस तरह से अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट करती है ताकि एक अल्टरनेटिव कोalition खड़ा होए, उसके ऊपर कांग्रेस का भविष्य 2024 के लिए। बिल्कुल, कांग्रेस का भविष्य भी 2024 के लिए कि किस तरह से समन्वय वो रखते हैं सभी पार्टियों के साथ में, और कैसे ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेस कैसे बनाते हैं सभी पार्टियों के लिए, इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। निर्भर भी है उनके ऊपर, क्योंकि अगर वो सभी को ऑक्यूपाई कर पाएंगे तभी शायद कुछ बात बन पाएगी। और जिस तरह से बीएसपी का सवाल है, ये भी एक बड़ा चिंतनीय विषय है कि हमारे सामने हमने डिक्लाइन भी देखा है, और क्या होगा आगे वो कहना बिल्कुल सामने दिखता है कि बहुत कुछ कहने के लिए बचा नहीं है। तो ये जो डॉक्टर सुरेश माने सर, जिससे हमने आज तमाम जो प्रोमिनेंट मुद्दे थे उन पर चर्चा की, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, धनगर आरक्षण, आर्टिकल 370 से लेके सभी प्रमुख मुद्दों पे हमने आज चर्चा की। मुझे लगता है कि इस माध्यम से जो है देश के जो वर्तमान मुद्दों में किस तरह से सरकार का दखल होता है, किस तरह से मैनिपुलेट होते हैं सारी बातें, ये भी हमें जानने को मिला। सर, आप हमारे बीच में हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, आपका भी शुक्रिया। जय हिंद।